सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही प्रॉपर वे में बनाया गया है, यूपीसी प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप जो ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम पे आप देखना, अभी डेली जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो फ्री में एमसीक्यू आपको चाहिए यूपीसी प्री के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाना। ठीक है, आपको हमारी वेबसाइट पर आपके काम के बहुत ही शानदार नोट्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो है एमसीक्यू आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, और एक और सूचना कि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम का जो 10 ईयर का पेपर है, सोल पेपर हमारा जल्द ही हम रिलीज कर देंगे। विद इन मतलब आप ये मान के चलो 4-5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर उसको रिलीज कर देंगे। अभी लास्ट टाइम उसका जो प्रूफ रीडिंग है वो चल रहा है। ठीक है, आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो जो हमारी पहली न्यूज है ये केवल प्रीलिम्स के काम की है और इसमें एंटी सबमरीन वारशिप आईएनएस अंड्रोथ इसको अभी लॉन्च किया गया है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ थे? प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कई बार एमसीक्यू दिखाए कि प्रीलिम्स एग्जाम में साइंस और टेक को लेकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी विशेषताएं जानते हैं क्या करके। आईएनएस एंड्रोथ ये क्या है? ये जो 8 एंटी सबमरीन वारफेयर जो है सेलो वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला में ये दूसरा है। ठीक है, और कहाँ पे लॉन्च किया इसको? कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया था? गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर। क्योंकि जब फैक्ट एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने किया, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें 3 डीजल चालित जल जेट द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और इसकी जो अधिकतम स्पीड जो है वो 25 समुद्री मील इसकी स्पीड है। ठीक है, और इसकी और भी जैसे विशेषताएं कि उनकी प्राथमिक भूमिका क्या है। जो हमारा तटीय जल है, विशेषकर जैसे पनडुब्बी रोधी संचालन होता है या जैसे वहाँ पे जो माइन लेइंग ऑपरेशन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हमारे ये जहाज़ तटीय जल और विभिन्न सतह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, काफ़ी इसको हम कह सकते हैं निगरानी की इसकी मुख्य भूमिका बनती है। ठीक है, तो ये इसकी 3-4 जो विशेषताएं हैं जो आपको प्री में पूछी जा सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामान्य कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कल परसों में आपने देखा कि जो हमारा विश्व जल दिवस मनाया गया है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसको लेकर कई बार थीम वगैरह इनकी पूछी जा सकती है प्रीलिम्स एग्जाम विशेषकर। तो 2023 की जो थीम है वो आपको ध्यान में रखना है, एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, परिवर्तन में तेजी, ये इसकी थीम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे थीम वाले क्वेश्चन पहले भी आए हैं। तो ये कब से मनाया जा रहा है? ये 1993 से हर साल मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसका क्यों मनाया जाता है? तो पानी का जो महत्व है ना उसको दर्शाने के लिए कि कैसे हम जल संरक्षण करें, कैसे शुद्ध जल तक सबकी पहुँच हो, ये इसलिए मनाया जाता है। और ये दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मतलब साथ ही दुनिया भर के कई ऐसे संगठन हैं जिनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इसका एसडीजी लक्ष्य कौन सा है? आपने जलो क्लीन जो वाटर है उसका एसडीजी लक्ष्य कौन सा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार मेंस के एग्जाम में अपनी तरफ से लिखा जाता है। कई बार हम विशेषकर कंक्लूजन में लिखते हैं कि जो सतत विकास का लक्ष्य नंबर 6 है, शुद्ध जल पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको हासिल करने के लिए कई प्रोग्राम ऐसे किए जाते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति की भूमिका बनती है। तो एसडीजी लक्ष्य भी आपको जितने लक्ष्य हैं अपने सब याद होने चाहिए। अलग अलग क्वेश्चन में आप अलग अलग तरीके से इनको यूज में कर सकते हो। ठीक है, और ये 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन है यूएन जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है, इसका प्रस्ताव आया था 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेमीकंडक्टर वाला है ना। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर को लेकर यूपीसी प्री और मेंस में क्वेश्चन आएंगे। विशेषकर मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन जीएस 3 में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर साइंस टेक का अपना सिलेबस है वहाँ पे। और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, मैंने लास्ट में दो क्वेश्चन मेंस के हिसाब से लगा भी दिए हैं। और ये हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको 2-3 बार जरूर रीडिंग करना। प्री में तो इसकी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी, साथ में मेंस में क्या पूछा जाएगा, मेंस में भारत की इसमें क्या प्रगति है। क्योंकि आप ये जानते हो ना सेमीकंडक्टर का रोल कितना बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम चलो जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स जो होते हैं ये अर्धचालक ऐसी सामग्री होती है, क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी अर्धचालक सामग्री है जो चालकता सुचालक और कुचालक के बीच की होती है। और ये किससे बनता है? ये सुतत्व जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड के यौगिक हो सकते हैं। देखो प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और सेमीकंडक्टर को लेकर आजकल इतने ज़्यादा आर्टिकल आए, लेकिन ये आर्टिकल सबसे अच्छा मुझे लगा
जो पूरी तरीके से इसको कवर किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो यूपीएससी को डेडिकेट करके यहाँ पे आर्टिकल आते हैं जो हमारी एग्जाम से डायरेक्ट मैच करते हैं अपने सिलेबस से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आपने जाना ये किससे बना होता है, ये सब जितने भी तत्व हैं यहाँ पे यौगिक जो है लिखे गए हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मेंस में जो क्वेश्चन आएगा काफ़ी तार्किक और एनालिटिकल आएगा कि कैसे भारत इसमें प्रगति कर रहा है, भारत इसमें कहाँ कहाँ भारत के साथ समस्याएं हैं, कहाँ हम आगे जा रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसमें हाल ही में ऐसा हुआ है कि जैसे भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक अच्छा बनाने के लिए आप ये जानते हो ना कि सेमीकंडक्टर का आज यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, तो हर एक सेक्टर में चाहे आप घरेलू लो या इंडस्ट्री लो या जितने भी आजकल रोबोटिक्स से लेकर हम जो स्पेस में उपग्रह छोड़ते हैं वहाँ तक सब जगह काम आ रहा है। कौन सा जो सिलिकन चिप वगैरह है, सर्किट का है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनमें सब में काम आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि चीन का एक तरफा दबदबा है, और चीन का किसी भी देश का यदि एक तरफा दबदबा होता है तो कहीं ना कहीं उससे ये होता है कि जैसे कल को कोई भूराजनीतिक संकट आ जाए या भारत और चीन के संबंध खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं एक तो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। आपने पहले भी कोविड-19 में देखा या बाद में रूस और यूक्रेन का जो संकट उसमें भी आपने देखा कि इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब श्रृंखला बाधित हुई। उसके कारण ये जो जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे घरेलू प्रोडक्ट हो या इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट हो या कार गाड़ियाँ जितने भी देखते हो आप, इनकी काफ़ी ज़्यादा इनमें महंगाई देखने को मिली थी। इसलिए जो सेमीकंडक्टर है इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि चीन का जो दबदबा है उसको खत्म करने के लिए कई देश आपस में मिलकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपस में जैसे भारत और यूएस या भारत के अन्य देशों के साथ जो तकनीकी संबंध है उनमें काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारे लिए। तो भारत सरकार भी इसमें अच्छा प्रयास करी। इसके लिए जैसे आपने ये स्कीम पहले भी हमने कितनी बार पढ़ी है, जो पीएलआई स्कीम है, इसके माध्यम से जो इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए कितना 1645 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में से देके बता सकते हो, ठीक है, कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर्स है या इंटीग्रेटेड सर्किट्स है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी बात की है कि जो चिप्स है इनका कितना आज आधुनिक उपयोग है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या हर एक सेक्टर में आप अपने आसपास देखोगे तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और अधिकांश देश क्या है सेमीकंडक्टर में जो चीन का है, चीन से मतलब अपना सामान मंगवाते हैं सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ। तो इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं भू राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना रहती है या आगे जाके ऐसे संकट आते हैं तो फिर आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से पूरे देश के सामने आर्थिक विकास आदि का संकट भी देखा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, भारत सरकार इनको इतना महत्व क्यों दे रही है। ठीक है, सरकार जो हमारी सरकार है सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन सी चुनौतियों को फाइंडिंग किया जा रहा है और कौन से प्रैक्टिकल जो स्टेप है वो लिए जा रहे हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है। तो सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक तो क्या है हब बनाने की बात चल रही है। ठीक है, इनको फेब बोलते हैं। फेब का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जैसे फेब्स का यहाँ पे मतलब क्या है, इसका मतलब है जो माइक्रो चिप है उसके निर्माण का प्लांट। ठीक है, तो भारत सरकार अभी देखो भारत में ये माइक्रो चिप निर्माण के सर्किट जो हम हब कह सकते हैं बहुत ही कम है, एक दो जगह है। ठीक है, तो इनके लिए विकास की बात की जा रही है। तो इसके लिए कच्चा माल हमें चाहिए, सिलिकॉन तत्व चाहिए या अन्य बहुत सारे ऐसे जो रेयर मटेरियल है वो जैसे जिसमें चीन आगे हैं। तो भारत सरकार भी आपने कई बार ऐसे देखे होंगे कि हमारी सरकार ऐसे मतलब नए नए जो खनिज है उनको खोजने का प्रयास कर रही है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है ये बात। और दुनिया के सभी जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का हिस्सा बनने के लिए उपयुक्त है। और फेब में एक चीज़ और है कि बहुत ज़्यादा हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए और टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, साथ में जो कच्चा माल है वो भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये कह सकते हैं क्या है, ये पूंजी गहन उपक्रम भी है, अत्यधिक पूंजी गहन उपक्रम भी है जिनकी बड़ी सुविधाओं के लिए हमें बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए हमें। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन जीएस फेस्ट में भी आपकी ज्योग्राफी वाले टॉपिक से आ सकता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन का एक सिलेबस है, आपने देखा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वर्तमान के जो सेमीकंडक्टर फेब्स है अभी भी मतलब जैसे हम देखें नॉर्मली जो आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में देखे होंगे सर्किट है ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए अब अच्छी क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता वाले, या हम कह सकते हैं कि नई जो आजकल इनोवेशन हो रहे हैं उनके लिए हमें और ज़्यादा सटीक मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसके लिए हमें लागत और पूंजी को देखते हुए साथ में पूंजी तो हमें चाहिए, लेकिन साथ में जैसे इसमें बहुत सारे और भी तत्व होते हैं कि इनके निर्माण में काफ़ी पानी कंजप्शन होता है या एनर्जी कंजप्शन होती है या इनके कुछ दुष्प्रभाव भी इन्वायरमेंट को लेकर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी देश आपस में ये कर रहे हैं कि जैसे इन देशों ने क्या किया है, जो इनके मैन्युफैक्चरिंग हब है उनको बनाने के लिए या जो सप्लाई चेन है श्रृंखला उसको बनाने के लिए एक दूसरे देशों के साथ क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रणनीतिक चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कई कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे
हम ये माने कि यहाँ पे चीन है ना, चीन एक रिपोर्ट आई थी उसमें चीन ने ताइवान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। चीन एक तरफा इस सेक्टर में राज कर रहा है। तो इसको देखते हुए जैसे यूएस ने भी कई स्टेप लिए हैं, भारत ने भी बहुत सारे नए नए स्टेप लिए हैं। तो इसमें ना केवल भारत बल्कि हम जैसे अमेरिका के देखें तो अमेरिका ने भी अभी अगस्त महीने में अपना जो चिप्स है उसका अधिनियम पारित किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी इंडस्ट्री है, अमेरिका ने एक ऐसा कोशिश किया है कि चीन से जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरह से आप कह रहे हो निर्यात होता था, तो उन्होंने कुछ ऐसी वहाँ पे प्रयास किया कि चीन से कम माल उनको सप्लाई हो, जबकि अपनी जो इंडस्ट्री है उनको ज़्यादा वो ग्रोथ प्रदान करे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश उसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो हम भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि भारत सरकार भी प्रयास करिए कि सेमीकंडक्टर के हब बने, ताकि हमारी जो चीन पर निर्भरता है वो कम हो जाए। जैसे अमेरिका भी कर रहा है, साथ में भारत अमेरिका के साथ मिलकर अन्य देश जिन जो सेमीकंडक्टर में आगे उनके साथ मिलकर अच्छा प्रयास यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें फिर ये कि क्या है कि क्या भारत में ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? तो हमने ऐसा अनुमान भी लगाया कि जैसे सरकार ने इन्वेस्टमेंट इंडिया एजेंसी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है कुल मिलाकर कितने बिलियन का हो जाएगा, $300 बिलियन का हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अंदर हमें स्किल वाले लोग चाहिए, विशेषकर जो आईआईटी से आते हैं, जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को बनाने में। ठीक है, तो ऐसे मतलब इन तैयारों को जो तैयार उत्पाद है उनको असेंबल करने के लिए भी हमें ऐसे हब बनाने पड़ेंगे। साथ में जैसे इसमें बहुत सारा एक काम करता है, जैसे चिप सेट है, डिस्प्ले है। ठीक है, कई इलेक्ट्रॉनिक्स जो निर्माण प्रक्रिया होती है, कई पार्ट इसके होते हैं। तो सरकार ने ऐसा कहा है कि हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर जो फेब है या हब बनाएंगे। हम इसको लेकर हम अच्छा प्रयास करेंगे कि एक ही जगह पर हमें सारी सुविधा मिल जाए। ठीक है, निवेश की कोई कमी नहीं हो। ठीक है, अच्छे जो स्किल वाले लोग हैं वो उनके साथ जुड़ें। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन साथ में चुनौतियाँ क्या है? यदि हम भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं? देखो, ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा डेडिकेट किसको, मेंस के एग्जाम को डेडिकेट है। कल को ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपके पास मटेरियल की और कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप सही से ढंग से समझ रहे हो ना, तो आपके पास कई सारे टूल है। देखो, जो भी क्वेश्चन आएगा सेमीकंडक्टर का ऐसा क्वेश्चन आता है यदि मेंस के एग्जाम में, ठीक है, विशेषकर GS3 और GS फेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आपके पास इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए डाटा होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी एक डाटा उठा लो, या तो भारत सरकार की कुछ जो नया अभी इनोवेशन हुआ वो उठा लो, या भारत सरकार कुछ हब बनाने की बात कर रही है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, या करंट अफेयर की चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। बाद में क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत में क्या संभावना है। ठीक है, तो संभावना के 5-7 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। चुनौतियों के बारे में पूछा जाए तो चुनौतियों के आपके पास 5-6 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, 5-6 पॉइंट आप लिख पाओ, और समाधान के पॉइंट तो आपको लिखने होंगे कि इस दिशा में भारत सरकार क्या प्रयास करी है, हमारे पास ऐसा अच्छा क्या है कि हम इन चीज़ों में चीन से आगे निकल सकते हैं। तो वो सारे कीवर्ड मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो एक तरह से ये आर्टिकल जब आते हैं तो इनको मैं जरूर शामिल करता हूँ, कभी नहीं छोड़ता हूँ, और इससे आपका एक मॉडल आंसर तैयार हो जाता है। ठीक है, आप जब भी ये नोट्स पढ़ते हो तो आपको खुद को ये एहसास हो जाएगा कि यार ये तो मेरे लिए अच्छा कंटेंट हो गया। ठीक है, बाकी इनके आर्टिकल बहुत सारे आते हैं, आप कहीं मैगजीन में पढ़ते हो तो उनको भी वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लेकर चुनौती क्या है? एक तो चुनौती हमने पहले भी देखी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा निवेश चाहिए, साथ में हमें बहुत ज़्यादा कच्चा माल जो है सिलिकॉन विशेषकर आयात करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक महंगी टेक्नोलॉजी है। दूसरा है कि सरकार की, हालांकि सरकार अब प्रयास करी, लेकिन एक समय जैसे आज हम जो सोच रहे हैं ना वो पहले हम सोच लेते तो शायद हम और आगे होते। ठीक है, साथ में क्षमता निर्माण की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हब बनाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारे इंजीनियर हमें चाहिए, इसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो इसकी भी कहीं ना कहीं एक क्षमता निर्माण की समस्याएं हैं, और इसका जो काफ़ी महंगा सेटअप है हमने ये बात कर ली। साथ में इसमें काफ़ी संसाधन अक्षम क्षेत्र है, क्योंकि इससे जुड़े ये एक तो ये होगा कि कहाँ से हम कच्चा माल निकालें। हो सकता है इन्वायरमेंट को लेकर समस्या आ जाए, या जैसे इसके लिए हमें एनर्जी और वाटर भी चाहिए। तो ये सेक्टर काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो भारत को क्या करना चाहिए, या भारत कहाँ आगे है, या हम समाधान के पॉइंट की बात करें, इसमें समाधान भी पॉइंट शामिल कर सकते हैं कि इसमें हम कहाँ आगे हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो एक अपॉर्चुनिटी तो ये कि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक बड़े से में डिजाइन और क्या चाहिए, बौद्धिक श्रम चाहिए। मतलब अच्छे ऐसे स्किलफुल लोग चाहिए जो इन चीज़ों को बना सके। तो भारत, आपने देखा होगा कि भारत के लोग आज विश्व में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर डिजाइन जो इंजीनियर होते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा पॉइंट है कि स्किल वाले लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं, बस हमारे पास संसाधन होने चाहिए, एक सही दिशा, सही रणनीति, सही एक मतलब पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, इसके अलावा जैसे इंटेल और जो एनवीडिया है, जैसी जो चिप बनाती है जैसी कंपनियां, उसमें भी जैसे भारत में बड़ी सुविधाएं हैं। ठीक है, इस मामले में भी, और डिजाइन की समस्याओं पर ये काम कर रही है, तो भारतीय प्रतिभा इनके साथ काम कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इन चीज़ों को लेकर, कि जैसे चीन में ये हो रहा है कि
आने वाले वक्त में जैसे वहाँ की जो पॉपुलेशन है एजिंग हो रही है ना, उनकी उम्र ज़्यादा है, हमारी आबादी युवा वाली है, तो हमारे पास एक भविष्य में एक अपॉर्चुनिटी है हर एक सेक्टर में आगे बढ़ने की। और साथ में सरकार भी ऐसा एक कह सकते हो कि पारितंत्र का निर्माण कर रही है, बहुत सारी ऐसी अच्छी प्रैक्टिकल जो चीज़ें निवेश की बात कर रही है, इंसेंटिव की बात की जा रही है, तो इस दिशा में एक सतत विकास की संभावना यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा आर्टिकल था जो हमने आसानी से समझने की कोशिश की, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस की एग्जाम में बन सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन आप रफ कॉपी में ट्राई करना, लिखने की एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना कि ऐसा क्वेश्चन यदि सेमीकंडक्टर का आता है तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे, कौन सा कोई फ्लो चार्ट डायग्राम ऐसा बन सकता है, ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक ये जलवायु परिवर्तन का, ये हमने पहले भी आर्टिकल में कवर किया था। जो आईपीसीसी की 6वीं रिपोर्ट आई थी उसकी अभी समीक्षा की जा रही है, उसकी एक सिंथेसिस रिपोर्ट है, ये समरी आई है, उसके बारे में अभी वैश्विक स्तर पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन पर जो आईपीसीसी है उसने अपनी अंतिम सिंथेसिस रिपोर्ट अभी सार्वजनिक की है, और ये रिपोर्ट जुड़ी है किससे, उनका जो 6वां आंकलन चक्कर है, अभी तक इसने 6 मतलब आईपीसीसी ने रिपोर्ट जारी की है, और ये लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया था पूरा एकदम। ठीक है, तो आईपीसीसी ने मौसम और जलवायु परिवर्तन के साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को 1990 से मतलब शुरू किया था, लोगों में जन जागरूकता पैदा करना, रिपोर्ट जारी करना, ताकि इन चीज़ों को लेकर हम थोड़े से जागरूक बन जाएं। और इस बात के पूरे सबूत आईपीसीसी के अनुसार है कि इसमें जो हाल ही में जो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन की समस्या आई है उसमें इंसान की जो गतिविधियाँ उनका बड़ा एक मतलब रोल है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि विकसित देशों से विकासशील देशों में किस प्रकार वित्त प्रवाह की जरूरत है, क्योंकि आप ये जानते हो ना कि कहीं न कहीं इनके लिए विकसित राष्ट्र ज़्यादा जिम्मेदार है। उनका जैसे हम कंजप्शन देखें तो बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसे बहुत सारे द्वीपीय राष्ट्र जिनका कोई ग्लोबल वार्मिंग में उतना बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन आज उनके परिणाम कौन भुगत रहे हैं, द्वीपीय राष्ट्र। तो कहीं न कहीं विकासशील राष्ट्रों को ये वित्त प्रवाह होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनसे लड़ा जा सके। तो इस बारे में चर्चा की गई है। साथ में ये भी है कि नीति निर्माताओं के लिए नवीनतम संश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि हमें पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हमें कितना कम करना है, 2030 तक 2019 के स्तर से लगभग 48% और 2050 तक 99% तक कम करना है। ये हमारे पास एक डाटा है कि हमें यदि इस सदी के अंत तक यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जैसे हो सकता है कि आने वाले वक्त में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना मतलब नुकसान हो सकता है, तो उसको हमें प्रयास करना होगा कम करने के लिए। जैसे हम फिलहाल बात करें तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहें तो जो इस सदी के अंत तक 2.5 डिग्री से लेकर 3.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। तो इसके आप इम्पैक्ट आप सोच लो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, विशेषकर जो विकासशील राष्ट्र, द्वीपीय राष्ट्र, उनके लिए तो एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो भारत ने भी इस रिपोर्ट का अच्छा स्वागत किया, और भारत ने हमेशा क्लाइमेट जस्टिस की बात की है। ठीक है, ऐसे शब्द आप जो वर्ड आते हैं ना, अच्छे वाले कीवर्ड जो होते हैं, उनको मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जैसे आईपीसीसी, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा, प्रीलिम्स एग्जाम बनेगा। तो इसकी सारी डिटेल मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में कवर की है कि आईपीसीसी को किसने बनाया है। ठीक है, UNEP मैंने 1988 में इसको बनाया है, और क्या क्या इसका योगदान है, ठीक है, उसको लेकर सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपके लेक्चर बहुत छोटे होते हैं, आप 3 दिन में इतनी न्यूज़ कवर कराते हो। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि यार मतलब हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस से मैच करता है। हो सकता है कुछ आर्टिकल कभी छूट जाते हैं तो आप मैगजीन से कवर करते हो, इसको लेकर ज़्यादा चिंता मत कीजिए ना। मैं भी ये पढ़ता हूँ, मुझे भी आपके साथ एग्जाम देनी है। ठीक है, इनसे अपना काम बन जाता है, पहले भी बना था, मेंस के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, प्री भी पास किया है, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और सप्लीमेंट मटेरियल के लिए आप फिर कोई भी मैगजीन पढ़ते हो तो वहाँ से भी चीज़ें कवर हो जाती है। तो मिलते हैं एक और लेक्चर में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।